नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे MKIT एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं महेश कुमार। आज हम अपनी क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। हमारी क्लास चल रही थी जिसमें हमने कल जाना था रैम और रोम के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने रोम के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हम रोम के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। रोम के जो जो इंटरनल जो रोम के प्रोग्राम है उसके बारे में हमने चर्चा करी थी, जिसके नाम के बारे में हमने जान लिया था। आज हम उनको बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है बायोस अर्थात बेसिक इनपुट सिस्टम। बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक सिस्टम प्रोग्राम है। जो बायोस है वो हमारा एक क्या है, सिस्टम प्रोग्राम है। जो सिस्टम प्रोग्राम का मतलब हो गया जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम है, जिससे एक यूजर से उसका कोई मतलब नहीं होता। जो सिस्टम से संबंधित कार्य प्रणाली जिसमें स्टोर की गई होती है वो एक सिस्टम प्रोग्राम है, जो हमारी रोम में जो हमारे कंप्यूटर की रोम में स्टोर रहता है, तथा यह इनपुट आउटपुट तथा कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया से संबंधित। तो आप कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया से क्या क्या मतलब हो गया, हमारा जो कंप्यूटर शटडाउन और जो हमारे कंप्यूटर की चालू और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बूटिंग प्रक्रिया कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। अर्थात हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम उसको स्टार्ट या बंद करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर में मुख्यतः दो प्रकार की बूटिंग होती है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें मुख्यतः या सामान्यतः दो प्रकार की बूटिंग होती है। एक तो होती है कोल्ड बूटिंग या जिसे हार्ड बूटिंग भी कहा जाता है। दूसरी होती है वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग। कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग से तात्पर्य क्या है, एक पूर्ण रूप से बंद कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया। अर्थात सीधे शब्दों में जैसे हमारा कंप्यूटर बंद पड़ा है, अगर हम जिसको पहली बार अगर हम ऑन कर रहे हैं, पहली बार का मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम खरीदने के बाद ही पहली बार, मतलब जो हमारा पूर्ण रूप से कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, शट डाउन करने के बाद में अगर हम फिर से कंप्यूटर को स्टार्ट करें, जो स्टार्ट कंप्यूटर को जो स्टार्ट करने की प्रक्रिया, जो पूर्ण रूप से बंद कंप्यूटर है उसको स्टार्ट करने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है, कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग कहा जाता है। फिर आती है हमारी वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग। एक कंप्यूटर को रिस्टार्ट या रीबूट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है। अर्थात हमारा जो मोबाइल हो गया, जो हमारे कंप्यूटर को जब हम रिस्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट या रीबूट करने की जो प्रक्रिया होती है वो वार्म बूटिंग कहलाती है। अर्थात सीधे शब्दों में कहे जाए तो एक चालू कंप्यूटर को बंद करके पुनः चालू करने की प्रक्रिया को रीबूट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहा जाता है, और यही प्रक्रिया वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग कहलाती है। अब हमारा जो रोम में संबंधित जो दूसरा प्रोग्राम था वो था हमारा फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। यह एक प्री इंस्टॉल्ड अर्थात पहले से इंस्टॉल्ड प्रोग्राम का सेट है, जिसे निर्माता द्वारा ही एक डिवाइस का निर्माण करते समय रोम में लिखा तथा फर्मवेयर क्या है, एक प्री इंस्टॉल्ड कंप्यूटर से संबंधित एक प्रोग्राम है जिसको एक निर्माता द्वारा इस डिवाइस को बनाते समय ही इसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है, अर्थात इसमें लिख दिया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं टाइप ऑफ रोम। रोम के प्रकार के बारे में जानते हैं। रोम में सबसे पहला रोम का प्रकार हो गया एम रोम अर्थात मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। इसे फैक्ट्री प्रोग्राम रोम भी कहा जाता है। अर्थात इस रोम को फैक्ट्री में जब बनाया जाता है तभी इसको प्रोग्राम कर दिया जाता है, तथा इसमें एक प्रोग्राम को निर्माण के दौरान ही लिख दिया। अर्थात साधारण शब्दों में, सीधे शब्दों में बात करें तो जब एम रोम होती है उसको जब फैक्ट्री में इस मेमोरी का जब निर्माण किया जाता है, उस टाइम इस मेमोरी में जो डाटा लिखना था वो उसी दौरान लिख दिया जाता है, जिसको हम बाद में किसी भी प्रक्रिया के द्वारा लिख या बदल या नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रोग्राम को लिखने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, मतलब इसमें एक बार कोई प्रोग्राम हमने लिख दिया तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं। इसे किसी भी अन्य डिवाइस के माध्यम से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। अर्थात इसको किसी भी प्रकार से किसी भी दूसरे उपकरण या किसी अन्य डिवाइस के माध्यम से इसमें बदला नहीं जा सकता। अर्थात साधारण शब्दों में कहे तो यह एक फैक्ट्री डिवाइस है, मतलब फैक्ट्री में निर्माण के समय में इसमें जो लिखना होता है वो लिख दिया जाता है, जिसको बाद में हम किसी भी तरीके से, किसी प्रोग्राम की मदद से या किसी भी दूसरे डिवाइस या किसी दूसरे उपकरण की मदद से इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रोम का पार्ट है पी रोम अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो जितनी भी ये फुल फॉर्म है ये आपको अच्छे से याद होना जरूरी है, क्योंकि फुल फॉर्म से संबंधित हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं पी रोम के बारे में। इसको एक बार प्रोग्राम किया जाता है, परंतु इसे बाद में बदला नहीं जा सकता, अर्थात इसमें एक बार ही प्रोग्राम लिखा जा सकता है।
अर्थात साधारण शब्दों में कहिए, ये जो मेमोरी है इसको बनाने के बाद में इसको सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, अर्थात इसमें एक बार ही कोई प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूँ, जैसे मान लो डेल कंपनी लैपटॉप का निर्माण कर रही है, कंप्यूटर का निर्माण कर रही है, तो वह क्या करेगी, इस रोम को फैक्ट्री से डायरेक्ट मतलब बिना प्रोग्राम किए हुए ही इस मेमोरी को खरीदेगी। इस मेमोरी को खरीदने के बाद में वो एक बार अपने प्रोडक्ट से संबंधित, जैसे डेल का हो गया तो डेल से संबंधित लोगो ब्रांडिंग वगैरह वो उसमें एक बार डाल देंगे, उसके बाद में उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे आप लेनोवो को अपना लोगो डालना, तो वो क्या करेगी, फैक्ट्री से इस पी रोम को खरीदेगी और उसमें एक बार अपना जो लिखना है वो प्रोग्राम, जैसे इसका वेलकम डिस्प्ले हो गया, जो लेनोवो के नाम के साथ वेलकम डिस्प्ले आती है, जब जो भी मतलब अपने ब्रांड के साथ जो जिस भी डिवाइस की वेलकम डिस्प्ले होती है उसको एक बार ही लिख दिया जाए। उसको लिखने के लिए कंपनियां डायरेक्ट क्या करती है, फैक्ट्री से ही वो मेमोरी खरीद लेती है और फैक्ट्री को वो कहती है कि हम खुद इसको प्रोग्राम कर लेंगे, अर्थात खुद ही हम इसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं, अर्थात वो फैक्ट्री से प्रोग्राम लिखवा कर नहीं लाते, वो खुद अपने ब्रांड के आधार पर उसका प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, अब अगला है ईपीरोम, अर्थात इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, अर्थात जिसको इरेज भी किया जा सकता है, प्रोग्राम भी किया जा सकता है, वो मेमोरी होती है ईपीरोम। इसको इरेज तथा रीप्रोग्राम किया जा सकता है। यह ऐसी रोम होती है जिसको हम जो डाटा इसमें लिखा होता है उसको इरेज भी कर सकते हैं, अर्थात मिटा भी सकते हैं, और उसको पुनः रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, अर्थात पुनः भी उसको लिख सकते हैं। इसमें लिखे गए प्रोग्राम को बदलने हेतु यूवी रेज का यूज किया जाता है, अर्थात सीधे शब्दों में इसमें जो भी प्रोग्राम पहले लिखा गया होता है अगर हमें उसको बदलना है तो हमें उसको यूवी रेज का मतलब हो गया अल्ट्रावायलेट रेज का, अर्थात अवरक्त किरणों का यूज किया जाता था। इसमें जो भी प्रोग्राम लिखा गया उसको बदलने के लिए हमें अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है, और तथा इसमें जो प्रोग्राम लिखा गया उसको बदला जा सकता है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं ईपी रोम के अगले प्रकार के बारे में। अगला रोम का प्रकार है EEP रोम, अर्थात इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEP इलेक्ट्रिकल, दो बार चर्चा कर लेते हैं हम इसकी जो परिभाषा है उसको, जो भी है उसके बारे में। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपको ये जो इसकी फुल फॉर्म है, जो जितनी भी मैंने रोम के टाइप पढ़ाए उनकी सबकी फुल फॉर्म आपको याद होना जरूरी है। इसको विद्युत तरंगों के माध्यम से इरेज तथा पुनः रीप्रोग्राम किया जा सकता है। जो ईपीरोम थी जिसके बारे में हम पिछली स्लाइड में चर्चा की थी, उसको तो जो इरेज और रीप्रोग्राम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट का रेज का, मतलब प्रकाशीय तरंगों का उपयोग किया जा रहा था। और इसको पुनः रीप्रोग्राम या इसको इरेज या इसको मिटाने के लिए, पुनः रीप्रोग्राम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, विद्युत तरंगों का यूज किया जाता है। अब हमारा अगले मेमोरी का प्रकार आता है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी के बारे में चर्चा करते हैं। कैश मेमोरी एक वेरी फास्ट मेमोरी है जो सीपीयू तथा मेन मेमोरी के बीच होती है, अर्थात हमारा जो सीपीयू का प्रोसेसर होता है, ये मान लो हमारा सीपीयू का प्रोसेसर हो गया, ये बीच में हमारी मान लो कैश मेमोरी लगी हुई है, और ये जो हमारे कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है या जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो सीपीयू और हमारी जो मेन मेमोरी है उसके बीच में जो मेमोरी लगी होती है जिससे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है, उस मेमोरी को कैश मेमोरी कहा जा सकता है। और तथा यह सबसे फास्ट मेमोरी होती है, हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी लगी होती है उसमें सबसे फास्ट मेमोरी होती है, कैश मेमोरी वो सबसे फास्ट होती है जो हमारे सीपीयू और मेन मेमोरी के मध्य लगी होती है। हाँ, कैश मेमोरी का कैच मेमोरी का उपयोग, यह लाइन थोड़ी कटी हुई है या डायरेक्ट इसको बोलते हैं, या इस मेमोरी का उपयोग सीपीयू द्वारा बार बार निष्पादन किए जाने वाले निर्देशों को जल्दी जल्दी उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है, अर्थात सीपीयू को जो भी निर्देश है, जो भी हमने जो कंप्यूटर में जो भी इनपुट डाल दिया, जो भी निर्देश या कंप्यूटर को जो भी कमांड दी थी, उन सभी को जल्दी जल्दी निष्पादित करने हेतु या जल्दी जल्दी उनको पूरा करने के लिए कंप्यूटर सीपीयू जो हमारा होता है वो कैच मेमोरी से डेटा को रिसीव करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। कैच मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में महंगी परंतु मेन मेमोरी की तुलना में बहुत तेज। ये जो हमारी कैच मेमोरी है वो मेन मेमोरी से तो महंगी, जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसकी तुलना में महंगी, तथा यह मेन मेमोरी की तुलना में तेज भी होती है। अगर ये महंगी है तो यह तेज भी होती है हमारी मेन मेमोरी की तुलना में। कैच मेमोरी अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है क्योंकि इसमें SRAM का यूज किया जाता है। हमारी जो कैच मेमोरी है वो मतलब स्थायी प्रकार की नहीं है, अर्थात जब एक बार लाइट चली जाए तो इसमें भी जो डाटा लिखा होता है वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जो हमारी कैच मेमोरी है उसमें किसका यूज किया जाता है, इसमें किसका यूज किया जाता है, इसमें SRAM का। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको मतलब सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, जो हमारी अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें SRAM का
उपयोग किया जाता है। अब हमारा सेकंड पार्ट, हमने कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी थी उसके बारे में चर्चा कर ली। अब हमारी कंप्यूटर की सबसे जो दूसरी मेमोरी आती है, जो एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी बोल देते हैं उसको, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल देते हैं, या उसको बैकअप मेमोरी भी बोल देते हैं, या अल्टरनेट मेमोरी भी बोल देते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसका उपयोग डेटा एवं इन्फॉर्मेशन को स्थायी रूप से स्टोर करने हेतु किया जाता है। हाँ, स्थायी रूप से हमारी जो मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, उसमें भी डेटा को स्थायी रूप से और अस्थायी रूप से दोनों प्रकार से स्टोर किया जाता है। परंतु जो हमारी जो एक्सटर्नल मेमोरी है, उस जो मेन मेमोरी है, उसमें सीमित मात्रा में हम डेटा को सेव कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। परंतु अत्यधिक मात्रा में डेटा या हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड में। हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका यूज किस, हमें सेकेंडरी मेमोरी की क्यों आवश्यकता पड़ी? हमारी जो मेन मेमोरी थी उसमें जो भी कमियां थी, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात हमारी मेन मेमोरी की सबसे बड़ी कमी क्या थी? इसमें सीमित मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है, फिर इसमें डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं, स्थायी रूप से डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जो मेन मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी थी, उसमें जो भी कमियां थी उन सभी को सेकेंडरी मेमोरी के माध्यम से दूर किया गया था। सेकेंडरी मेमोरी को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया था। अर्थात जो हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे पहला है मैग्नेटिक मेमोरी। अर्थात जो चुंबकीय प्रणाली से बनी हुई जो मेमोरी होती है उन्हें मैग्नेटिक मेमोरी। फिर आ जाती है हमारी ऑप्टिकल मेमोरी, जो प्रकाश या विद्युत के ऊपर चलती है, उसे कहा जाता है ऑप्टिकल मेमोरी। और एक हमारी आ जाती है फ्लैश मेमोरी। अब जानते हैं इन तीनों मेमोरी के बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं, इनमें क्या क्या होता है और किस किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से कार्य करती है। जिसमें हमारा सबसे पहला पार्ट आता है मैग्नेटिक मेमोरी। यह कंप्यूटर का मैग्नेटिक मेमोरी, या इसको बोल देते हैं चुंबकीय मेमोरी। ठीक है दोस्तों, यह कंप्यूटर की सबसे जो मैग्नेटिक कंप्यूटर की सबसे प्रचलित स्टोरेज माध्यम है, जो कंप्यूटर की स्थायी स्टोरेज युक्त है। हमारी जो मैग्नेटिक मेमोरी होती है वो कंप्यूटर का सबसे प्रचलित स्टोरेज मीडियम है, तथा यह कंप्यूटर का जो युक्त है वो स्थायी स्टोरेज युक्त है। इस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस में कुछ गतिशील भाग होता है। जो हमारी जो मैग्नेटिक मेमोरी है, इसमें जो जो हमारा जो मैग्नेटिक पार्ट है उसको गतिशील पार्ट के ऊपर रखा जाता है, अर्थात इसको मूव करने की जरूरत होती है। अर्थात इसमें जो स्टोरेज डिवाइस के कुछ भाग हैं वो गतिशील होते हैं, अर्थात मैकेनिकल होते हैं, अर्थात उनको घुमाकर इस मेमोरी को काम में लिया जाता है। इन्हें सरफेस स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, अर्थात इसकी मेमोरी की सरफेस पर किसी दूसरे मतलब पदार्थ का लेपन करके या उसकी सतह पर किसी दूसरे आवरण का, जो चुंबकीय आवरण का लेपन करके इस मेमोरी को यूज में लिया जाता है, और उसमें चुंबकीय आवरण में डेटा को स्टोर किया जाता है। क्योंकि इसकी आंतरिक सतह पर जो हमारी मैग्नेटिक मेमोरी है, इसकी आंतरिक सतह पर मैग्नेटिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का लेपन रहता है। जैसे आपने पुराने टाइम में देखे, जो हमारी टेप की जो कैसेट आती थी, उन कैसेट में क्या था, हमारी जो कैसेट की जो रील थी, वो जो रील के ऊपर जो ब्लैक रील थी उसके ऊपर क्या होता था, उसमें मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन रहता। तो वो उसकी जो सरफेस है, उसकी सरफेस को तो हमारी जो टेप रिकॉर्डर था उसके अंदर जो रीडिंग डिवाइस होता था उसके द्वारा इसको पढ़ा जाता था। अब मैग्नेटिक मेमोरी को एसेस के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया था। जो मैग्नेटिक मेमोरी उसको एसेस करने का तरीका था, जो इसको पढ़ने का तरीका था, उसको जो रीड करने का तरीका ना, उसके आधार पर हमारी मैग्नेटिक मेमोरी को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें सबसे पहला है सीक्वेंशियल या क्रमानुसार एसेस मैग्नेटिक मेमोरी, था जिसको क्रम बाई क्रम या लाइन बाई लाइन जिस मेमोरी को पढ़ा जाता है उसको सीक्वेंशियल या क्रमानुसार मेमोरी कहा जाता है। इस प्रकार की मेमोरी में स्टोरेज किए गए डाटा को केवल एक क्रम के आधार पर ही एसेस किया जा सकता है। जैसे क्रम के आधार मतलब लाइन बाय लाइन ही उसको पढ़ सकते हैं, अर्थात बीच में हम कहीं भी जाके उसको पढ़ नहीं सकते। इसका सबसे मेन उदाहरण आपको अगर सिक्वेंशियल क्रम के आधार पर पढ़ना है तो जो मैग्नेटिक टेप है, अर्थात हमारी जो पहले पुराने ज़माने में जो हमारी जो रेडियो वगैरह में जो कैसेट डलती थी, उस कैसेट में क्या था, जो रील थी उसको हम लाइन बाय लाइन ही, तो वो क्रम से, तो उसको जो एक साइड से वो घूमती रहती थी, दूसरी साइड में एक साइड से कम होती थी, दूसरी साइड में बढ़ती जाती था। जैसे जैसे वो रीड होती जाती थी, अगले दूसरी साइड में वो लपेट कर वो इकट्ठी होती जाती थी। अर्थात वो जो क्या था उसको हम क्रम से ही तो पढ़ रहे थे। उसमें ऐसा थोड़ी था डायरेक्ट हमने 1 नंबर सॉन्ग प्ले कर लिया, 1 नंबर से हमने डायरेक्ट 4 नंबर प्ले कर लिया, ऐसा नहीं होता था। उसको या तो अगर हमें डायरेक्ट 4 नंबर प्ले करना तो उसको सिक्वेंशियल क्रम से उसको फास्ट फॉरवर्ड किया जाता था। ठीक है, इस सिक्वेंशियल क्रम के आधार पर हमने जान लिया जो हमारी मैग्नेटिक टेप है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्वेंशियल का, जो क्रम के अनुसार जो जिसको लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है, अर्थात लाइन बाय लाइन एसेस किया जाता है, वो सिक्वेंशियल या मैग्नेटिक मेमोरी, सिक्वेंशियल एसेस मैग्नेटिक मेमोरी कहलाती है। जानते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अगली चर्चा करते हैं।
अब मैग्नेटिक टेप के बारे में जान लेते हैं। मैग्नेटिक क्या होती है और ये कैसे काम करती है। यह एक चुंबकीय संग्रहण युक्ति है, अर्थात इसमें जो भी डेटा है उसको चुंबकीय माध्यम में स्टोर किया जा सकता है, जिसका उपयोग बैकअप स्टोरेज हेतु किया जाता है। अर्थात किसी भी डेटा का बैकअप लेने के लिए भी इस मेमोरी का यूज किया जा सकता है। जो मैग्नेटिक टेप होती है, जो हमारी मैग्नेटिक टेप अर्थात हमारी जो मैग्नेटिक टेप में जो रील आती है वो किससे बनी होती है, वो माइलर प्लास्टिक से बनी होती है, जिसकी सतह पर मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन अर्थात चुंबकीय ऑक्साइड का लेपन रहता है। जो हमारी जो रील होती है वो माइलर प्लास्टिक से बनी होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है किससे बनी होती है, माइलर प्लास्टिक। जैसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देते हैं निम्न में से मैग्नेटिक टेप बनी होती है, अलग अलग प्लास्टिक का नाम दे देगा और उसमें भी एक माइलर प्लास्टिक भी आपको ऑप्शन होगा। तो मैग्नेटिक टेप है वो माइलर प्लास्टिक से बनी होती है। अब जो हमारी जो मैग्नेटिक मेमोरी है उसको एसेस करने का दूसरा पार्ट है वो डायरेक्ट एसेस, अर्थात डायरेक्ट एसेस मैग्नेटिक मेमोरी, मतलब रेंडमली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे 5 नंबर का सॉन्ग है या 10 नंबर का सॉन्ग है, कुछ भी है उसको डायरेक्ट हम एसेस कर सकते हैं, अर्थात इसमें लाइन बाय लाइन चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है जिसमें संग्रहित डेटा को किसी भी क्रम में एसेस किया जा सकता है, अर्थात कहीं से भी उसको रीड किया जा सकता है। डायरेक्ट 5 नंबर चला सकते हैं, 6 नंबर चला सकते हैं, 10 नंबर चला सकते हैं, उसको मतलब क्रम बाय क्रम चलने की उसमें कोई ज़रूरी नहीं होती है। अब अगला हमारा आता है फ्लॉपी डिस्क या डिस्क कैट, इसके बारे में चलता है। यह एक चुंबकीय डिस्क है जो प्लास्टिक शीट से बनी होती है, जिसे माइलर प्लास्टिक कहा जाता है। हमारी जो डिस्क होती है, जो डिस्क कैट होता है, किससे बना होता है, जो प्लास्टिक शीट से बना हुआ था, और उस प्लास्टिक शीट को क्या कहा जाता है, माइलर प्लास्टिक कहा जाता है। माइलर प्लास्टिक की सतह पर आयरन ऑक्साइड का लेपन रहता था। जो माइलर प्लास्टिक है उसकी जो सतह है उसके ऊपर आयरन, जो हमारी मैग्नेटिक टेप थी उसमें किसका था, मैग्नेटिक ऑक्साइड का, और जो हमारी जो फ्लॉपी डिस्क है उसके ऊपर किसका रहता है, आयरन ऑक्साइड का लेपन रहता है, जिसके माध्यम से वो डेटा को स्टोर करता है। फ्लॉपी डिस्क सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के साथ साथ रैंडम एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल, अर्थात ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी दोनों प्रकार की मेमोरी का ये उदाहरण है। अर्थात क्योंकि फ्लॉपी डिस्क में रीड राइट ऐड का मूवमेंट रैंडम ट्रैक टू ट्रैक, जबकि निश्चित ट्रैक के अंतर्गत डेटा को रीड या राइट करने का एक्सेस सिक्वेंशियल या सीरियल होता है। अर्थात इसमें जो रीड राइट ऐड लगा होता है वो सिक्वेंशियल रूप से भी उसको एसेस कर सकता है और उसको डायरेक्ट रूप से भी एसेस कर सकता है। अब एक आपको ये जो 3 इंपॉर्टेंट सूचना ये सबसे बिल्कुल याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा दूँ तो ये आपको याद होनी चाहिए। हमारी जो फ्लॉपी डिस्क है ये तो उसकी साइज दी और उसकी साइज के आधार पर ये उसकी क्षमता दी गई है, कैपेसिटी। हमारी जो 8.00 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क आती है उसकी क्षमता होती है 80 KB से लेकर 120 KB तक। फिर आती है हमारी जो मीडियम साइज की स्टोरेज फ्लॉपी डिस्क आती है 3.50 इंच होती है, उसकी क्षमता होती है 1.44 MB। फिर जो हमारी 5.25 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क आती है उसकी मीडियम साइज की जो उसकी जो क्षमता होती है वो 1.20 MB स्टोरेज क्षमता होती है। आपको ये तीनों लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया निम्न में से इस आधार पर पूछ लेगा कि कौन सी मतलब साइज के आधार पर गलत है, या अलग अलग आपको साइज दे देगा 4 ऑप्शन में, 8 इंच दे देगा, आपको 5.25 इंच दे देगा, 3.5 इंच दे देगा, फिर आपको 5.5 इंच दे देगा या 8.5 इंच, जो भी ऑप्शन दे देगा और उनमें से पूछ लेगा निम्न में से एक फ्लॉपी डिस्क का कौन सी वैध साइज नहीं है या उसका वैध आकार नहीं है। अतः आपको यह याद रखना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड में अगली मेमोरी के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारी हार्ड डिस्क, जो आज का टाइम में हमको अच्छी तरह सबसे पता है, जो मास मतलब अत्यधिक मात्रा में अगर हम डेटा को स्टोर करना है, अगर अत्यधिक मात्रा में हमें डेटा को स्टोर करना है तो हम किसका यूज करते हैं, हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। चलते हैं हार्ड डिस्क के बारे में चर्चा करते हैं। हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव या फिक्स्ड हार्ड डिस्क ड्राइव एक नॉन वोलेटाइल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। जो हमारी हार्ड डिस्क का वो क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने हेतु किया जाता है, इसलिए इसे मास स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। मास का मतलब गया मतलब बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर करने के लिए इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अर्थात हार्ड डिस्क का उसमें अत्यधिक मात्रा में डेटा को स्टोर किया जाता है, इसलिए इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत डाटा को डिजिटल डाटा को मूविंग प्लेटर पर स्टोर किया जाता है। अर्थात जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर हमारी एक प्लेट लगी हुई थी जिसमें हमारा डाटा स्टोर किया जाता है, तब उसको मूविंग प्रक्रिया के आधार पर उस प्लेट से हम डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जो हमारे हार्ड डिस्क है वो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब जो हम बाहर से लगाते हैं उसके अंदर आता है, सेकेंडरी बोल दो या द्वितीयक बोल दो या एक्सटर्नल ड्राइव है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में जो हमारी एल्यूमिनियम की डिस्क लगी होती है तथा इस डिस्क को प्लेटर भी कहा जाता है। हमारी जो हार्ड डिस्क में जो डेटा जिस प्लेट पे स्टोर रहता था, जिस एल्यूमिनियम की प्लेट पर स्टोर रहता है उसके
सो प्लेटर भी कहा जाता है। प्लेटर जो हमारी जो डिस्क होती है, प्लेटर जो एल्यूमिनियम की जो डिस्क बनी हुई होती है हार्ड डिस्क में, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेपन रहता है, अर्थात वो आयरन ऑक्साइड से लेपित की हुई होती है। प्रत्येक प्लेटर को एक घूमते हुए स्प्लेंडर के माध्यम से जोड़ा जाता है। हमारी जो ये प्लेटर होती है, इसके जो हमारे हार्ड डिस्क है, इसमें एक छोटी मोटर लगी होती है जिसे स्पेंडल कहा जाता है, और जो वो लगातार घूमता रहता है, तथा प्रत्येक प्लेटर हेतु अलग अलग रीड राइट हेड होता है। इसमें अलग अलग रीड राइट हेड लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, चर्चा करते हैं हमारी नेक्स्ट या अगली स्लाइड के बारे में। अगला है हमारा मैग्नेटिक ड्रम। यह एक डायरेक्ट एसेस मतलब डायरेक्ट एसेस या रैंडम एसेस स्टोरेज डिवाइस है। जो हमारा मैग्नेटिक ड्रम होता है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, मैग्नेटिक ड्रम यह क्या रैंडम या डायरेक्ट मतलब इसको भी कहीं से भी एसेस किया जा सकता है, अर्थात लाइन बाय लाइन एसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैग्नेटिक ड्रम का संदर्भ एक ड्रम से होता है जो एक धातु का बना सिलेंडर होता है। मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है? यह एक मतलब बेलनाकार धातु का बना हुआ सिलेंडर होता है जिसकी सतह पर मैग्नेटिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का लेपन रहता है, जिस पर डेटा तथा प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है। अर्थात यह मेमोरी होती है जो इसमें एक बेलनाकार सिलेंडर बना होता है जिसकी सतह के ऊपर मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड का लेपन रहता है, जिसमें डेटा को स्टोर या प्रोग्राम किया जा सकता है। शुरुआत में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग प्राइमरी स्टोरेज के रूप में किया जाता था। स्टार्टिंग में जो हमारा मैग्नेटिक ड्रम था उसका प्राइमरी स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम को यूज में लिया जाता था, परंतु बाद में इसे सेकेंडरी स्टोरेज पर क्रियान्वित किया जाता है। अर्थात पहले इसको क्या करते थे, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम में लेते थे, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी काम में लेने लगे। फिर अगला आते हैं, अगली मेमोरी है हमारी मैग्नेटिक बबल मेमोरी। क्या है ये मैग्नेटिक बबल मेमोरी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, अर्थात यह जो मैग्नेटिक बबल मेमोरी होती है इसमें एक क्या होता है, एक चुंबकीय फील्ड होता है जिसे बबल कहा जाता है, जिसका उपयोग बिट प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। अर्थात इसमें जो मैग्नेटिक बबल होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जो हमारे जो बिट्स होते हैं 0 और 1 होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की मेमोरी को चुंबकीय पदार्थ की एक सॉफ्ट लेयर बनाकर बनाया जाता है जिसे प्रिमोलिय कहा जाता है। अर्थात ये जो मेमोरी है मैग्नेटिक बबल बनाने के लिए जो हमारी जो चुंबकीय या मैग्नेटिक जो पदार्थ है उसकी एक सॉफ्ट या पतली सी लेयर बनाकर इसका काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चर्चा करते हैं, अर्थात नेक्स्ट कौन सा मेमोरी वगैरह है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला है हमारी विंचेस्टर डिस्क। यह एक हार्ड डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क का एक निकनेम है जिसके हार्ड डिस्क को विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत इसे एक प्लास्टिक जैकेट में रखा जाता है तथा डेटा को रीड राइट करने हेतु एक हेड या असेंबली का उपयोग। इसका आप सीधे सा शब्द मतलब हमारी जो आज के टाइम में हम देखते हैं छोटी सी जो प्लास्टिक की डब्बी में भी हमारी हार्ड डिस्क आती है, जो हमारी 1 TB से लेकर 2 TB 5 TB जो भी हमारी हार्ड डिस्क जो हम पोर्टेबल हार्ड डिस्क होती है उसको विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। अर्थात जो हम वर्तमान में जो हार्ड डिस्क छोटी डब्बी टाइप में जो प्लास्टिक की डब्बी में हम एक्सटर्नल रूप में मतलब जो हमारी जेब में भी कैरी कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। अब हमारा अगला मेमोरी का प्रकार है कौन सा, ऑप्टिकल डिस्क या प्रकाशीय डिस्क, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह एक नई तकनीक जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह नई तकनीक पर आधारित स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंतर्गत लेजर तकनीक का उपयोग डाटा को रीड तथा राइट करने होती है। रीड नहीं है, रीड है, छोटी बड़ी की कोई बात नहीं, पर्दा मतलब तकनीक नई मतलब लेजर तकनीक के आधार पर जो हमारी जो प्रकाशीय डिस्क होती है, जो हमारी जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है मेमोरी डेटा को स्टोर करने की, वो लेजर के आधार पर उपयोग की जाती है। अर्थात उसको मेमोरी को पढ़ने और लिखने और पढ़ने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। अब एक जो ऑप्टिकल डिस्क होती है हमारी जो उसमें 2 प्रकार के लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। एक ऑप्टिकल डिस्क में 2 प्रकार के लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है हाई इंटेंसिटी मतलब जो हाई सबसे तेज या तीव्र इंटेंसिटी की जो लेजर बीम होती है उसका उपयोग तो किया जाता है रीडिंग प्रोसेस हेतु, और जो लो इंटेंसिटी या कम तीव्रता की जो लेजर बीम होती है उसका प्रयोग किया जाता है इसके राइटिंग प्रोसेस हेतु किया जाता है। अब चर्चा करते हैं टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क था। डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क में सबसे पहले आ जाता है हमारा CD अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसकी हमारी संग्रहण क्षमता होती है 650 से लेकर 750 MB तक इसकी संग्रहण क्षमता होती है। फिर CD रोम का अगला पार्ट आ जाता है CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर CD रोम में CDR या WROM, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल या राइट वंस रीड ओनली मेमोरी, जिसमें मतलब डाटा को केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड के अंदर।
फिर आता है हमारी इसी सी डी रोम में ही अगला हमारा पार्ट आता है सी डी आर डब्ल्यू, अर्थात रीराइटेबल, जिसमें डाटा को बार बार लिखा तथा इरेज किया जा सकता है। ये इरेज इमेज नहीं है, इरेज किया जा सकता है। फिर आता है हमारा 2 नंबर, इसमें पार्ट आता है डीवीडी अर्थात डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसकी क्षमता होती है 4.7 से लेकर 17 GB तक इसकी क्षमता होती है। फिर हमारा 3 नंबर पे आता है ब्लू रे डिस्क अर्थात BRD ब्लू रे डिस्क, जो वर्तमान में सबसे लेटेस्ट डिस्क है, जिसकी साइज होती है 25 GB से लेकर 50 GB तक क्षमता होती है। जो ब्लू रे डिस्क होती है वो किसके ऊपर होती है? ब्लू वोलेटाइल रेज अर्थात जो नीले रंग की वोलेटाइल रेज होती है उसके ऊपर आधारित होता है, और जो ब्लू रे डिस्क होती है उसका हाई डेफिनेशन स्टैंडर्ड के ऊपर बेस होती है। फिर हमारी नेक्स्ट मेमोरी है फ्लैश मेमोरी, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। यह सबसे नवीनतम प्रकार की डिवाइस है जो कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसे इलेक्ट्रिकली इरेज तथा रिप्रोग्राम किया जा सकता है। अर्थात जो हमारी जो फ्लैश मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है, जिसको इलेक्ट्रिकल रूप से इरेज तथा रिप्रोग्राम किया जा सकता है। इसमें एक छोटा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, अर्थात जो हमारी फ्लैश मेमोरी है तो इसमें एक छोटा सा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसे एक प्लास्टिक जैकेट से कवर किया जाता था, जिसको एक प्लास्टिक जैकेट के माध्यम से ढका जाता है। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया है। हमारी जो फ्लैश मेमोरी है वो क्या एक पोर्टेबल, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कैरी कर सकते हैं तथा जो अत्यधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अर्थात साधारण भाषा में कहेंगे अत्यधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जिसके एग्जाम्पल के बारे में हम जानते हैं, हमारा जो पेन ड्राइव है वो क्या एक फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है। पेन ड्राइव हो गया या हमारा USB है। अब USB की फुल फॉर्म में होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर आता है हमारा थंब ड्राइव, की ड्राइव, जंप ड्राइव, टोकन ड्राइव, अर्थात जो भी मतलब स्टोरेज करने की जो डिवाइस है जिनको हम आसानी से जेब में लेके घूम सकते हैं वो फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आती है। फिर आता है हमारा मेमोरी कार्ड, फिर हमारा आता है मेमोरी स्टिक, फिर हमारा आता है SD कार्ड या मेमोरी कार्ड, एक ही बात होती है। SD कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी डिजिटल कार्ड। फिर आता है हमारा जो आजकल सबसे प्रचलित चल रहा है, जो हार्ड डिस्क की जगह वर्तमान में हार्ड डिस्क की जगह ले रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव अर्थात SSD। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही, और हमारी अब मेमोरी की क्लास कंप्लीट हुई। अब अगली नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। क्यों हम हार्डवेयर पढ़ रहे थे, हार्डवेयर हमने इनपुट पढ़ लिया, CPU पढ़ लिया, आउटपुट पढ़ लिया और मेमोरी पढ़ लिया। अब हमारा अगला पार्ट आता है सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में हम अगली नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।